सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजाओं के बीच संघर्ष था, सत्ता अस्थिर थी और उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। और तभी इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है एक युवा योद्धा का। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की भूमि से एक ऐसी शक्ति उभरी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति बदल दी। चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन मिला एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री से, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य की नीतियों और योजनाओं के साथ चंद्रगुप्त ने पहले नंद वंश को पराजित किया, फिर उत्तर पश्चिम में सिकंदर की उत्तराधिकारियों को चुनौती दी। धीरे धीरे उसने पंजाब से लेकर गंगा के मैदान तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, लेकिन यह साम्राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि संगठन और प्रशासन से महान बना। राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये शहर विशाल किलेबंदी, संगठित सड़कों और प्रशासनिक केंद्रों से सुसज्जित था। चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना बनाई, पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथियों की टुकड़ियां। लेकिन असली शक्ति थी प्रशासन। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि शासन का विस्तृत मार्गदर्शन था। राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया। हर प्रांत में राज्यपाल नियुक्त थे। कर प्रणाली व्यवस्थित थी। व्यापार, कृषि, खनन और वन संपदा सब पर राज्य की निगरानी थी। गुप्तचर प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली थी। राजा को हर गतिविधि की जानकारी मिलती थी। ये भारत की पहली केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा। उसने साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर विस्तार दिया। मौर्य साम्राज्य अब लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था। लेकिन इतिहास में सबसे अधिक चर्चित नाम अभी आना बाकी था। बिंदुसार के बाद सिंहासन संभाला अशोक ने। शुरुआती वर्षों में अशोक एक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक था। उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। ये युद्ध इतिहास के सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक था। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा, लाशें, रोते हुए परिवार और विनाश, तो वो भीतर से बदल गया। यहीं से इतिहास ने करवट ली। अशोक ने हिंसा का त्याग किया और अपनाया बौद्ध धर्म। लेकिन उसका धम्म केवल धार्मिक शिक्षा नहीं था, ये था नैतिक जीवन का सिद्धांत: सत्य, अहिंसा, दयालुता, सहिष्णुता। अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर अपने आदेश खुद खुदवाए। ये थे अशोक के शिलालेख, भारत के पहले लिखित शासकीय संदेश। उसने धर्म प्रचार के लिए मिशनरी भेजे। श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। बौद्ध धर्म सीमाओं से बाहर फैलने लगा। भारत पहली बार सांस्कृतिक शक्ति के रूप में विश्व मंच पर उभरा। मौर्य प्रशासन केंद्र से नियंत्रित था। राजा सर्वोच्च था, लेकिन उसके साथ मंत्री परिषद थी। राजस्व, सैन्य व्यवस्था, सड़क निर्माण, व्यापार नियंत्रण, सबके अलग विभाग थे। सिंचाई व्यवस्था विकसित थी। व्यापार मार्ग सुरक्षित थे। नगरों में अधिकारी नियुक्त थे। ये राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि का युग था। लेकिन समय के साथ साम्राज्य कमजोर होने लगा। अशोक की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति ढीली पड़ी। प्रांतों में विद्रोह हुए। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन इसकी विरासत समाप्त नहीं हुई। मौर्य साम्राज्य भारत की पहली राजनीतिक एकता था, पहली संगठित प्रशासनिक व्यवस्था और पहला शासक जिसने शक्ति से अधिक नैतिकता को महत्व दिया। अशोक का चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर है। ये केवल एक प्रतीक नहीं, ये उस युग की याद है जब सत्ता और नैतिकता एक नई दिशा में मिले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।